राजस्थान पुलिस के युवा आईपीएस गौरव यादव एबीपी न्यूज़ के साथ है। ये गौरव यादव इन दिनों जोधपुर में वेस्ट में डीसीपी हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जब गौरव यादव का जो सफ़र शुरू हुआ ये पुलिसिंग को लेके, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनकी जो स्टडी के दौरान जब इनको क्या लगा था कि इनको पुलिसिंग करना है। सर, सबसे बड़े बताइए आप कहाँ से थे और पुलिसिंग के लिए कैसे सोचा? मैं मूलतः आज़मगढ़ का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में आज़मगढ़ एक ज़िला है। जो सिविल सर्विसेज में आने का जो चार्म था वो बचपन से ही कहीं न कहीं दिमाग में था कि सिविल सर्विसेज में आना है। साथ साथ मेरे पिताजी और दादाजी दोनों लोगों का ये कहीं न कहीं सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। इस क्रम में आईआईटी बीएचयू से बीटेक करने के पश्चात मैंने इन्फोसिस में जब जॉब ज्वाइन की। काफ़ी समय तक जॉब करने के पश्चात एक पर्टिकुलर दिवस मुझे ये लगा कि यहाँ पर कहीं न कहीं काम करने पर शायद वो रिकग्निशन नहीं है, या अथवा मैं सोसाइटी को जिस तरीके से सर्व करना चाहिए उस तरीके से सर्व नहीं कर पा रहा हूँ, और सिविल सर्विस में जाकर के संभवतः ज़्यादा बेहतर सर्व कर पाऊँगा और रिकग्निशन भी ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो इस सोच के साथ मैंने वहाँ पर जो जॉब मेरी चल रही थी उसमें रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद तैयारी करनी शुरू की, जिसके पश्चात तैयारी करने के पश्चात मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं आज पुलिस सर्विसेज में हूँ। सर, आप पुलिस सर्विसेज में जब शुरुआती दौर में जब स्कूलिंग थी आपकी, तो वो किस तरह की स्कूलिंग थी? किस तरह से आपने पढ़ाई की और क्या फैमिली की स्थिति रही, क्योंकि आप पिताजी भी डॉक्टर्स रहे हैं? आज़मगढ़ के पास एक दोरीघाट नाम का कस्बा है, वहाँ से मेरी 12th तक की स्कूलिंग हुई। जो वहाँ पर स्कूल था वो उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है उसका स्कूल था। वहाँ पर हमारी स्कूलिंग में मुख्यतः सेल्फ स्टडी के थ्रू ही पढ़ाई करने का रहता था। सबसे जो एक अलग सी बात ये थी कि वहाँ पर मैं 50 साल पुराने स्कूल में सबसे पहला आईआईटीएन छात्र था जो आईआईटी क्रैक किया, और सबसे पहला ही यूपीएससी क्रैक करने वाला छात्र था। तो स्कूल के लिए भी कहीं न कहीं एक गर्व की बात थी, और उसके पश्चात बहुत सारे और लोग भी तैयारी करने के, जिसमें से कुछ लोगों को सफलता भी मिली। जिस तरह से इंटेलिजेंसी की बात तो सामने आई गई कि बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे, और उसके बाद जब पुलिसिंग शुरू की तो उसके दौरान भी कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। अभी हम बात करेंगे कि एक ऐसा खुलासा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि इसके पीछे क्या होगा, वो कहाँ किया था, क्या क्या कुछ मामला था? ये बात उस समय की जब मैं अजमेर ज़िले में एएसपी था। प्रमोशन हो चुका था एसपी रैंक पर, और पोस्टिंग की तैयारी, पोस्टिंग का इंतज़ार था हमें। वहाँ अजमेर में एक रामगंज थाना क्षेत्र है, वहाँ पर एक घटना हुई थी जिसमें एक गरीब चौकीदार व्यक्ति था जो अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में चौकीदारी कर रहा था। वो एक पर्टिकुलर दिन वहाँ से गायब हो जाता है, जिसकी एमपीआर थाने में दर्ज होती है। मौके पर किसी भी तरीके का संघर्ष का कोई निशान नहीं था। मौके पर जो व्यक्ति गायब था उसकी चप्पल और मोबाइल भी मिले थे। एक दो दिन बाद पश्चात नहीं मिलने के बाद जो परिवार वाले थे और जो वहाँ के लोग थे उन्होंने काफ़ी रोष प्रकट किया और धरना प्रदर्शन भी शुरू किया, जिस पर तत्कालीन एसपी साहब ने मुझे रामगंज थाने पर भेजा और कहा कि इसको पर्सनली सुपरवाइज़ करना है। कई सारे एंगलों से इन्वेस्टिगेशन किया गया, कई सारे सस्पेक्ट्स को भी ले आया गया, ये सोचते हुए कि क्या पता अपहरण हुआ हो, स्वयं से नहीं गया हो, जिससे पैसे का लेन देन हो या किसी बात को लेकर झगड़ा हो या अन्य कोई झगड़े वाली बात हो। उन सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया गया। इसी दौरान बगल में एक मकान था, उसको भी सर्च किया तो वहाँ पर ये पाया गया कि जो खाना जैसे देखा जाए तो बनती हुई रोटी तवे पर थी, जो कढ़ाई थी वो ऐसा लग रहा था कि बस चूल्हा बंद करके अचानक से चला गया व्यक्ति। तो एक शक उस पर गहराया कि हो सकता है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने ये अपराध किया। उनसे भी पूछताछ की गई काफ़ी डिटेल में, परंतु किसी भी तरीके का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। करीब एक हफ्ते तक लगातार सुबह से शाम तक देर रात तक थाने पर बैठ करके विभिन्न लोगों से पूछताछ करने के पश्चात एक पर्टिकुलर दिवस एक मुखबिर का कॉल आया, मेरे पास फ़ोन आया, और उसने ये बताया कि क्योंकि आप हमें ये दिख रहा है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा आप पुष्कर के साइड जाइए, वहाँ पर आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इस कॉल पर हमने टीम लेकर के, ये क्योंकि काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे थे, तो ये बात है कि भाई एक कोई क्लू मिला है तो कोशिश कर लेते हैं, क्या पता इसमें कुछ बात मिल जाए। तो एक सस्पेक्ट था जिसका ये पता किया कि भाई पुष्कर में किस जगह जाना है। सभी सस्पेक्ट के बारे में स्टडी की गई तो ये पता चला एक पर्टिकुलर सस्पेक्ट है, सस्पेक्टेड फैमिली है जिसका रिजॉर्ट पुष्कर में था। पुष्कर से करीब 8-10 किलोमीटर दूर था। वहाँ पर गए, उस रिजॉर्ट को पूरा अच्छे से देखा, पूरा सर्च किया, बट वहाँ पर कुछ भी ऐसा संदिग्ध भी नहीं मिला। तो
वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के पश्चात ये हुआ कि ठीक है चलो, हो सकता है गलत सूचना हो। अगले दिन पुनः उस मुखबिर का फ़ोन आया कि आप गए तो थे वहाँ पर, परंतु आप खोज नहीं पाए जो जगह। तो वापस से रिस्क लिया गया, वापस से वहाँ गए। इस बार एफएसएल की टीम को भी साथ में लेकर के गए। पूरा जो घर था उसका बहुत ही विस्तृत रूप से, जो फार्म हाउस उसको बहुत विस्तृत रूप से चेक किया गया। काफ़ी बड़ा फार्म हाउस, तो कोने कोने पर अलग अलग जो भी जगह थी या जहाँ पर खेती भी हुई है उन स्थानों को भी चेक किया गया, परंतु शाम होने तक आई और कुछ भी नहीं मिला। तो जब पूरी टीम थक गई थी तो एक जो बाहर की तरफ एक सोफ़े कुछ पड़े हुए थे उस पर टीम बैठी हुई थी, ये सोचते हुए कि आगे क्या किया जाए। तभी उस समय ये नज़र गई कि जो सोफ़े पर 5 गद्दी होनी चाहिए उसमें से 3 गद्दियाँ कहीं गायब हैं। तो ये थोड़ा सा शक की चीज़ लगी कि भाई जो बड़ा वाला सोफ़े का वो होता है वो, उसमें से गद्दी गायब है, तो क्या पता इस पे कुछ क्राइम हुआ हो। तो उस सोफ़े को ध्यान से देखा गया। सोफ़े के पीछे दीवार पर 3 ऐसे धब्बे थे जो कि ब्लड नुमा लगे। तो उन धब्बों के आधार पर फिर एफएसएल की टीम, क्योंकि साथ ही थी, एफएसएल की टीम से चेक कराया गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब ये तो ब्लड है। तो थोड़ा ऐसा लगा कि संभवतः कहीं ना कहीं हम इस केस को सॉल्व करने के पास जा रहे हैं। वहाँ पे जो चौकीदार था उससे पूछा तो उसने बताया कि जो घटना वाले दिन, जिस दिन वो व्यक्ति गायब हुआ था, उस पर्टिकुलर दिन कुछ लोग आए थे, जो वहाँ का मालिक था वो भी आया था और कुछ लोग आए थे वहाँ पर पार्टी करके चले गए, परंतु उससे ज़्यादा उसे भी नहीं मालूम था। फिर वापस आकर के पता किया गया तो जितने भी संदिग्ध लोग थे सभी लोग गायब हो गए। तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि इनमें से ही कोई हो। काफ़ी एफर्ट करने के पश्चात जो पार्टी करने वाले 4-5 लोग थे उनमें से एक व्यक्ति को राउंड अप किया गया, उसको ले आया। तो उसने पूरा घटनाक्रम बताया, परंतु फिर भी ऐसा लगा कि क्या पता घटना दबाव में या पुलिस के डर से झूठ बता रहा हो। उसने ये बताया कि उस व्यक्ति को उस रात में जहाँ पे चौकीदारी कर रहा था वहाँ से उसको ले आया गया। उस पर इनको शक था कि बगल में चौकीदारी कर रहा था, क्या पता इनके घर में कुछ सामान गायब हुआ है तो इस व्यक्ति ने गायब किया हो। उसको वहाँ पे मारपीट की। वहाँ पे मारपीट करने के पश्चात पुष्कर में आकर के भी मारपीट की। यहाँ पर मारपीट के दौरान क्योंकि सभी लोग बहुत नशे में थे, ज़्यादा मारपीट कर दी, उस व्यक्ति की डेथ हो गई। और फिर डेड बॉडी जो थी उसको डिस्पोजल करने के लिए पहले तो फार्म हाउस में ही एक गड्ढा खोद करके उसमें दफन किया। फिर अगले दिन उस डेड बॉडी को निकाला कि यहाँ पर या तो पकड़ लिया जाएगा या अंधविश्वास के कारण उनको लगा कि कुछ और समस्या हो जाएगी, तो वहाँ पर उस डेड बॉडी को जलाया। जलाने के पश्चात जितनी भी राख थी सभी को ले जाकर के अलग जगह डिस्पोज कर दिया। कुछ आना सागर लेक में भी डिस्पोज करना बताया। बट इस पूरी कहानी पर ठीक है, ऐसा लगा कि संभवतः खुल गया, परंतु जब तक हमारे पास लास्ट सबूत नहीं आ जाए तब तक विश्वास करना थोड़ा कठिन लग रहा था। तो उस फार्म हाउस के आसपास हमने करीब 8-10 किलोमीटर आगे तक बिल्कुल पैदल रेकी की कि कहीं पर हमें या तो वो गद्दी मिल जाए जिस पे खून लगा हुआ हो, या जो ये कह रहा है कि राख फेंकी है, वो व्यक्ति जो था वो ये बताने में अक्षम था कि कहाँ पर राख फेंकी गई है, वो रैंडम जगह बता रहा था। ऐसा करते करते एक पर्टिकुलर जगह पर गए तो वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि हाँ साहब यहाँ पर गद्दियाँ तो कुछ पड़ी थी, बहुत गंदी सी गद्दियाँ थी, जो डेरे पर लोग रहते जो कचरा उठाते हैं वो उठा करके ले गए हैं। तो फिर जो डेरों का पता किया गया अगल बगल कौन कौन से डेरे हैं। तो एक डेरे पर जैसे ही पहुँचे वहाँ पर तो सबसे सामने ही जो है कि वो गद्दियाँ सूखते हुए मिली और उस पर लग रहा था कि ब्लड स्टेन है। तो वो एक लगा कि ये तो मतलब अब केस संभवतः खुल गया। इसी तरीके से जो राख थी वो भी कई जगह मिल गई। साथ साथ आना सागर लेक में भी हमने जो है कि गोताखोर को बुलाया, वहाँ पे भी जो राख का गट्ठर था वो निकाला। तो इस तरीके से ये केस था जो कि बिल्कुल ही ब्लाइंड था। ये भी नहीं पता था कि व्यक्ति गायब है या उसका अपहरण हो गया या मर्डर हो गया है। तो एमपीआर से फिर उसको एफआईआर दर्ज की गई मर्डर की और सभी मुलजिमों को अरेस्ट किया गया। ये तो था इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के साथ अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम। अब हम बात करेंगे जिस तरह से कि अपराधी जितने भी ये आदतन बदमाश जो कि जोधपुर ज़िले में है, उनको जो वेस्ट में आते हैं, पुलिस कमिश्नर वेस्ट में, उन सभी के सामने भी एक चुनौती आ गई है, क्योंकि डीसीपी गौरव यादव यहाँ पे है तो इसको लेकर उनके अंदर भी घबराहट है। ऐसे कई बार हमने देखा है और अब लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अपराधियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बड़ा स्पष्ट सा जो पुलिसिंग का जो इरादा रहता है या पुलिसिंग का जो मोटिव रहता है किसी भी पुलिस ऑफिसर्स का, वो ये रहता है कि वो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वहाँ पर अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, अपराध जितने कम से कम हो सके वो किया जाए और कानून व्यवस्था उस क्षेत्र की बनी रहे। तो इस क्रम में जो अपराधियों पर जहाँ तक लगाम लगाने की बात है तो सर्वप्रथम ऐसे सभी अपराधी चिन्हित किए गए जिनके खिलाफ हीनियस क्राइम्स दर्ज हैं, जिनके खिलाफ तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं,
उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, हिस्ट्री सीटर्स बनाए गए, कुछ हार्डकोर क्रिमिनल्स चिन्हित किए गए, कुछ पर इनाम घोषित किया गया, जिले के टॉप 10 चिन्हित किए गए। जो किसी ऐसे क्रिमिनल्स जो किसी मुकदमे में वांटेड थे उनको टीमें बना करके अरेस्ट करके जेल में भिजवाया गया। जो ऐसे क्रिमिनल्स जिन पे पुराने मुकदमे थे परंतु अभी वांटेड नहीं, उनको सबको पाबंद कराया गया। उनमें से कुछ क्रिमिनल्स ने बाद में अपराध किया तो उनको 122 के तहत भी कार्रवाई की गई। साथ साथ ऐसे क्रिमिनल्स जो जिनका काफ़ी लंबा रिकॉर्ड रहा है, बाहर रहने के बाद क्राइम करते रहते हैं परंतु लोग भयवश या किसी वजह से मुकदमा नहीं दर्ज कराते उनके खिलाफ राजपासा की भी कार्रवाई की गई और राजपासा में उनको निरुद्ध भी कराया गया। इसके साथ साथ जो लंबे समय से फरार वांछित अपराधी, करीब 150 वांछित अपराधियों को पिछले 3 माह में ही गिरफ्तार किया गया और जो 299 में गिरफ्तार जो फरार है उनको भी गिरफ्तार किया गया। आर्म्स और एनडीपीएस की तस्करी पर विशेष ध्यान देते हुए पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार 3 महीने में ही करीब 9 गुना ज़्यादा कार्रवाई की जा चुकी है और ये कार्रवाई लगातार अनवरत जारी रहेगी। जो भी बदमाश किस्म के लोग रहेंगे उनको चिन्हित करके, यदि वो बाहर के भी हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि 2 ऐसे क्रिमिनल्स भी हमने पकड़े जिसमें से एक बाड़मेर जिले का टॉप 10 अपराधी था और एक ईस्ट जिले का टॉप 10 अपराधी था। तो जो बाहर के क्रिमिनल्स भी यहाँ आकर के रहने की कोशिश कर रहे हैं या कई बार शरण ले लेते हैं कि बड़ा एरिया है, शहरी एरिया है, नहीं पता चलेगा, उन पर भी नज़र है और उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिस तरह से अभी युवा कोई तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी क्रैक करने की, तो उनके लिए क्या संदेश है कि क्या उनके जो जज्बात होते हैं, जो दिल में होती है महत्वाकांक्षा, उसको पूरा करने के लिए क्या कुछ करें या मन में हो उसको ठान ले तो कैसे पूरा किया जिस तरह से आपने किया सर? देखिए, जो मेहनत है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सर्वप्रथम तो हार्डवर्क सबसे पहले दिमाग में रख लें कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक पूरी तरीके से हार्डवर्क करें। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इंटेलिजेंटली हार्डवर्क करना। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन वो कई बार समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से किस दिशा में वर्क किया जाए। उसमें बड़ा स्पष्ट सी चीज़ है कि जो भी पढ़ाई कर रहा है व्यक्ति, वो ये घंटे गिन करके ना पढ़ाई करे कि मैं रोज़ 16 घंटे बैठूंगा या रोज़ इतने आवर पढ़ूंगा और उस समय दिमाग नहीं काम कर रहा फिर भी कार्य पढ़ रहा है वो। तो जब पढ़ाई करते समय आप ये कहा जाता है जो हमारा दिमाग है मशीन की तरह कार्य करता है, तो हर 1 घंटे पे 5 मिनट का गैप देना, 2 घंटे पे 10 मिनट का गैप देना, और वो उससे क्या होता है दिमाग को रेस्ट भी मिलता है, आदमी का जो ग्रहण क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। सेकेंड चीज़ है कि कंटिन्यूटी बहुत होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप 10 दिन तो 16 घंटे पढ़ रहे हो और अगले 10 दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। यदि आप 12 घंटे भी रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो और हर दिन पढ़ रहे हो तो वो उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप 16 घंटे जो है कि 10 दिन पढ़ रहे हो और उसके बाद कुछ दिन तक बिल्कुल ही रेस्ट ले रहे हो। तो अपना ध्येय जो है उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखें, इंटेलिजेंटली हार्डवर्क करें, तो मेरे ख्याल से थोड़ा भी लक का साथ होगा तो वो बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है एग्ज़ाम और जो भी लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की जा सकती है। ये थे गौरव यादव आईपीएस जोधपुर से, जिससे हमने बात की। अब मैं बता दूं कि छोटे से गांव से शुरुआत की गई और एक ऐसी स्कूल से जहां पर इंडिविजुअल खुद पढ़ाई करके आगे बढ़ना होता है, तो वहां से करके आगे बढ़े और IITian बने और उसके बाद एक प्राइवेट जॉब भी किया, लेकिन जॉब से सेटिस्फाई नहीं हुए तो IPS पुलिस की तैयारी की और पुलिस बेड़े में आने के बाद कई ऐसे खुलासे किए जिसको जानकर हर कोई हैरान है। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़।